हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों। अभी तक हम जनरल टर्मिनोलॉजी फिजिकल केमिस्ट्री में देख चुके हैं। थर्मोडायनेमिक्स जब हमने स्टार्ट किया तो कुछ जो हमारी उसकी रिक्वायर्ड टर्मिनोलॉजी होती है उसको हमने देखा है। अब यहाँ पर हम थर्मोडायनेमिक्स के रूल्स की बात करेंगे। जैसे कि अब लोगों को हम पहले भी बता चुके हैं, थर्मोडायनेमिक्स के 3 लॉज हैं। थर्मोडायनेमिक्स के 3 लॉज में से अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। What is first law of thermodynamics? The first law of thermodynamics depends upon the conservation of energy. जो हमारे सिस्टम की और सराउंडिंग की या यूनिवर्स की जो एनर्जी है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उसी को डिफाइन करता है। एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता। एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता। केवल एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। यही है थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ। सो द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ऑल्दो इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चूंकि एनर्जी कंजर्व रहती है, टोटल कंजर्वेशन की बात हम कर रहे हैं एनर्जी के, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। Thus, when energy disappear in one form, जब एनर्जी किसी एक फॉर्म से डिसअपियर होगी, एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन सम अदर फॉर्म मस्ट अपियर। एक फॉर्म से डिसअपियर होगी तो दूसरी फॉर्म में वो डेफिनेटली अपियर होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोक, कोयला जिसको हम बोलते हैं, कोक को अगर बर्न करते हैं तो कोक को बर्न करने पर कोयला समाप्त हो जाता। तो कोयला एक मास था, उसमें एनर्जी थी। जब उसको हमने बर्न किया वो खत्म हो गया, जलकर खत्म हो गया। ऐश बनती है, एक स्मॉल अमाउंट ऐश की हमें प्राप्त होती है। जितना हमारा मास कोक का था उसके कंपैरिजन में ऐश नेग्लिजिबल कही जा सकती है, इतनी थोड़ी बनती है। तो यहां पर क्या वो एनर्जी वेस्ट हो गई, एनर्जी खत्म हो गई? नो, एनर्जी खत्म नहीं हुई। कोक बर्न हुआ, कोक बर्न हुआ तो लाइट जनरेट हुई, हीट जनरेट हुई, जो सराउंडिंग में फैल गई, जो यूनिवर्स में चली गई, या हमने कहीं पर यूज कर ली। तो कोक बर्न होता है या आपकी वुड बर्न होती है, तो वो एक फॉर्म से यहां पर डिसअपियर हो रही है, दूसरी फॉर्म में लाइट एंड हीट की फॉर्म में दूसरी तरफ यहां पर अपियर होती है। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंड दिस लॉ इज टोटली बेस्ड ऑन द cumulative experience of ages that it is impossible to construct a perpetual motion machine. That is, आप कह सकते हैं कि हमारे पास हम इस प्रकार की कोई मशीन जनरेट नहीं कर सकते हैं जो बिना किसी एक्सपेंस के एनर्जी प्रोड्यूस करे। अगर हम किसी एनर्जी को प्रॉब्लम बनाना चाहते हैं किसी मशीन के द्वारा, तो उस मशीन को भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। बिना एनर्जी के यूज किए कोई भी मशीन एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर सकती। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ है, और इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, जो हमने देखा है यहां पर आप देख रहे हैं। एंड दिस लॉ इज बेस्ड ऑन cumulative एक्सपीरियंस। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन cumulative experience. It is impossible to construct a perpetual motion machine, that is a machine that can produce energy without expenditure, या विदाउट एक्सपेंसेस भी हम बोल सकते हैं, हम एक्सपेंसेस ऑफ एनर्जी, बिना किसी प्रकार की एनर्जी के एक्सपेंस
किए वो एनर्जी प्रोड्यूस करे। तो यहाँ पर हमारे पास में जो हीट है और मैकेनिकल वर्क है वो एकदम एग्जैक्टली यहाँ पर इक्विवेलेंस होता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देयरफॉर हम यहाँ पर इस लॉ को एक दूसरी लैंग्वेज में भी डिफाइन कर सकते हैं। द टोटल मास एंड एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स अनचेंज्ड या कांस्टेंट। देयरफॉर इट स्टेट्स दैट therefore it can be stated that total mass and energy of a system remains unchanged। ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है जिसको हम डिफरेंट लैंग्वेज में यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। नाउ द रिलेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द फर्स्ट लॉ, जो हमारे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है और फर्स्ट लॉ है उनका क्या रिलेशन है। टोटल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर एनर्जी, यहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं, से उसी प्रकार से यहाँ पर आइसोलेटेड सिस्टम की जो एनर्जी होगी वो कांस्टेंट होगी। तो इट मे बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से ये दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। व्हेन ए सिस्टम इज चेंज, हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं एक सिस्टम है जो हमारा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। जब किसी सिस्टम की एक स्टेट ए से बी में कन्वर्ट हो रही है तो उसकी इंटरनल एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कितनी चेंज होगी। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इंटरनल एनर्जी की, द टोटल एनर्जी ऑफ an isolated system remains constant, though it may be changed from one form to another। Let us consider a system when it changed from the state A to state V. The change in internal energy डेल्टा E is equal to E B माइनस ई ए, जो हमारे दोनों सिस्टम, जो सिस्टम की दोनों स्टेट है उनका जो डिफरेंस होगा इंटरनल एनर्जी का, वो हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा। ये जो हमारी चेंज है एनर्जी का, ये हमारा या तो कहीं पर हीट के रूप में प्रोड्यूस होगा या फिर कहीं पर हीट के रूप में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, जो सिस्टम में एब्जॉर्ब हो जाएगा। बिकॉज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि सिस्टम की एनर्जी कांस्टेंट है, इसलिए या तो ये एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट या फिर बाय वर्क बीइंग डन बाय द सिस्टम वहां पर यूज हो जाता है। दिस एनर्जी चेंज इज ब्रॉट बाय द evolution of heat or absorption of heat and or by being work done by the system।
यहाँ पर ये एनर्जी चेंज जो होगा वो इवोल्यूशन ऑफ हीट के रूप में या एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट के रूप में, और इसके साथ में जो वर्क डन बाय द सिस्टम है उसके बराबर हो जाएगा। सिंस द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम remains constant, so from the first law of thermodynamics, जो फर्स्ट लॉ है हमारा थर्मोडायनेमिक्स का, डेल्टा ई इजकल टू क्यू माइनस डब्ल्यू के बराबर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर क्यू इज द हीट एब्जॉर्ब्ड और द रिलीज्ड एंड द डब्ल्यू इज द वर्क डन बाय द सिस्टम, where Q is the heat supplied to the system and W is the work done by the system. Now, the first law may be stated as the net energy change of a closed system is equal to the heat transferred to the system minus the work done by the system. तो यहाँ से इस डेफिनेशन के आधार पर, इस इक्वेशन के आधार पर हम यहाँ ये डेफिनेशन भी इसकी बना सकते हैं। द नेट एनर्जी चेंज of a closed system is equal to the heat transferred to the system minus work done by the system. The net energy change of a closed system is equal to the heat transferred to the system minus the work done by the system। ये हमारी डेफिनेशन है। नाउ केस फर्स्ट, यहाँ इसके बाद हमारे पास कुछ केसेस हैं, जैसे फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन, वहां पर हमारा हीट और एनर्जी चेंज क्या होगा। फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस, फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा ऑफ एन आइडियल गैस। देन जब साइक्लिक प्रोसेस में आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा आइडियल गैस का, तो यहाँ पर डेल्टा विल बी इक्वल टू जीरो, डेल्टा ई इक्वल टू जीरो। तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है, therefore Q is equal to W, जब हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन आइडियल गैस का होगा। नाउ द केस सेकेंड, फॉर एन आइसोकोरिक प्रोसेस there is no work of expansion, कोई भी वर्क एक्सपेंशन का नहीं होगा जब हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस होगा, अर्थात डेल्टा वी इक्वल टू जीरो। जब डेल्टा वी इक्वल टू जीरो होगा, दैट इज डब्ल्यू इक्वल टू जीरो, एंड डब्ल्यू इक्वल टू जीरो होगा तो डेल्टा ई की वैल्यू हो जाएगी क्यू वी के बराबर, यहाँ पर हमारा वी हो जाएगा। नाउ द केस थर्ड विल बी for an
adiabatic process, no heat change, that is no heat loss और gain, ना हीट absorb होगी और ना ही लूज होगी। दैट इज Q यहां पर 0 हो जाएगा, देन डेल्टा E इजकल टू माइनस W के बराबर हो जाएगा। यहां पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, देयरफॉर दैट इज डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी is exactly equal to the work done on the system, जो वर्क डन सिस्टम पर होगा, by the surrounding, now the case fourth, for an isobaric process there is no change in pressure, that is P pressure remains कांस्टेंट। जब हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, हेंस डेल्टा E इजकल टू Q माइनस W यहाँ पर है हमारे पास में, P यहाँ पर कांस्टेंट है और डेल्टा E इजकल टू Q माइनस P डेल्टा V, ये हमारे पास वैल्यू हो जाती है कैलकुलेट करके। तो इस तरीके से यहाँ पर 4 केसेस होते हैं जब हमारा साइक्लिक प्रोसेस है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, तब हमारे पास यहाँ पर डेल्टा ई की वैल्यू 0 हो जाएगी और Q इजकल टू W हो जाएगा। फॉर एन आइसोकोरिक प्रोसेस, जब यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा तो हमारा वर्क डन 0 हो जाएगा। एडियाबेटिक प्रोसेस होगा तो एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट चेंज हमारी कांस्टेंट हो जाती है, अर्थात वो चेंज इन एनर्जी, चेंज इन हीट विल बी इक्वल टू 0। और आइसोबेरिक प्रोसेस में जब प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी डेल्टा ई इजकल टू Q माइनस P डेल्टा ई। नाउ वी विल डिस्कस द स्टेट फंक्शन, एग्जैक्ट एंड इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। स्टेट फंक्शन क्या होते हैं? द स्टेट फंक्शन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम। The state function is a property of a thermodynamic system which has a definite value of a particular state of the system. It is independent of the manner in which state is reached. स्टेट कैसे प्राप्त हुई है इससे इसको कोई मतलब नहीं होता है, वो चाहे एक स्टेप में हुई हो चाहे एक से अधिक स्टेप में हुई हो, उससे इससे कोई लेना देना नहीं होता है। ये केवल स्टेट पर वैरी करते हैं तो वो स्टेट फंक्शन कहलाते हैं। द स्टेट फंक्शन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए थर्मोडायनेमिक system which has a definite value for a state of the system. It is independent of the manner in which the state is reached. The change in the state function accompanying
the change in the state of system depends upon only on the initial and final state of the system and not on the path by which the change is brought about. Pressure, temperature, volume and E are state function. ये हमारे स्टेट फंक्शन होते हैं. प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड एनर्जी आर द स्टेट फंक्शन और ये हमारी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं और ये पर्टिकुलर पोजीशन में किसी भी सिस्टम को पूरी तरह से डिफाइन करने में सक्सेसफुल है. द वर्क डन विल बी जीरो इफ द गैस एक्सपेंड्स इन वैक्यूम. यदि गैस वैक्यूम में एक्सपेंड हो रही है तो वो जीरो वहाँ पर वैल्यू उसकी होती है. बात कर रहे हैं स्टेट फंक्शन की, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन की और इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएशन की. तो यहाँ पर देख सकते हैं द वर्क डन विल बी जीरो व्हेन द एक्सपेंशन टेक प्लेस इन द वैक्यूम. सिंस अब जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग डेल्टा ई इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू के बराबर होता है. वेयर डेल्टा इज ए डेफिनिट क्वांटिटी. डेल्टा ई इज ए डेफिनिट क्वांटिटी. हेंस यहाँ पर अगर हम बात करें तो डब्ल्यू इज नॉट ए स्टेट फंक्शन. यहाँ डब्ल्यू स्टेट फंक्शन नहीं है. जब डब्ल्यू स्टेट फंक्शन नहीं है तो यहाँ पर हमारी जो हीट होगी क्यू भी स्टेट फंक्शन नहीं होगा. क्यू इज आल्सो नॉट बी ए स्टेट फंक्शन. हेंस डी ई इज जो हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा, डी ई की वैल्यू होगी वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा. डी ई will be the exact differential. The differential of heat and work. Differential of heat and work which is dq and dw. dq and dw exact जो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंशियल्स हैं हीट और वर्क के वो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल्स हैं. ये दोनों एग्जैक्ट डिफरेंशियल हैं जबकि हमारा एग्जैक्ट इंटीग्रल्स जो होगा वो डेल्टा ई होगा अर्थात डी होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी हमारा यहाँ पर एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है और यहाँ पर हम उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल कहते हैं जिसको किसी पर्टिकुलर अप्रोप्रिएट लिमिट के अंतर्गत हम इंटीग्रेट कर सकते हैं. जैसे हम एनर्जी को दो स्टेट में E1 टू E2 यहाँ इंटीग्रेट कर रहे हैं. सो इट इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल. यहाँ पर हम इसको अप्रोप्रिएट लिमिट में इंटीग्रेट कर रहे हैं. सो इट विल बी द एग्जैक्ट डिफरेंशियल. और किसी भी तरीके से यहाँ पर हम वर्क को या हीट को अप्रोप्रिएट लिमिट में डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं तो वो यहाँ पर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल भी नहीं है. These are inexact differential while the change in internal energy is the exact differential. So यहाँ पर ये था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसकी एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर हीट चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज, वर्क डन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल्स एंड द स्टेट फंक्शंस. थैंक यू.